झारखंड में खाली हुई राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए ये कह दिया जाता है कि दोनों सीटों पर वो अपने ही प्रत्याशी को उतारेंगे, और जहां झारखंड में ऐलान किया जाता है तो वहीं असम में कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में चुनाव न लड़ने का फैसला कर लेती है। कांग्रेस पार्टी सीटें देने से इनकार कर देती है तो खुद अकेले दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए एक अलग ही अंदाज में नजर आती है। हेमंत सोरेन जो क्षेत्र की राजनीति से निकलकर अन्य राज्यों की राजनीति तक पहुंचना चाहते हैं, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन अब असम के बाद पश्चिम बंगाल में भी तैयार हो चुके हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए असम में हेमंत सोरेन की भूमिका, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका को अहम माना गया। तो क्या ऐसे ही पश्चिम बंगाल में यही फैक्टर हेमंत सोरेन के जरिए क्या साबित हो पाएगा, और क्या ममता बनर्जी को दे रहे हेमंत सोरेन का साथ क्या पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा बदलाव कर सकता है, और क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा सहित कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान झेलने को मिल सकता है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। सिर्फ एक चेहरा हेमंत सोरेन, एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और दो राज्य, और क्या पड़ेगा इस पर असर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम लगातार ये देख रहे थे कि झारखंड में सरकार बनाई तो गठबंधन में, लेकिन असम में कांग्रेस पार्टी का ये कह देना कि हम हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अलग ही चुनाव लड़ेंगे। फिर हेमंत सोरेन हार नहीं मानते हैं, बल्कि 19 या 20 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार देते हैं, और बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जो चुनाव प्रतिशत यहाँ पर वोट प्रतिशत निकलकर सामने आता है, बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखाई देता है। और अब पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार किया जाएगा और कई सीटों पर प्रभाव हेमंत सोरेन के जरिए देखा जाएगा। खुले तौर पर हेमंत सोरेन के जरिए ये भी कहा गया है कि ममता बनर्जी को साथ दिया जाएगा, तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए नाज़मीन, हेमंत सोरेन ही नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो कई जगह पर ऐसा लगता है कि जो सही फैसले लेने होते हैं उसमें पार्टी चूक जाती है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है। क्योंकि आप अगर हरियाणा को देखें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी सिर्फ 4-5 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम एक भी सीट नहीं देंगे, सरकार बनने वाली होती है, ऐसे तमाम सारे सर्वे और तमाम सारी बातें चल रही होती है। अचानक जो है तमाम जो पूरा माहौल था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी सरकार बन जाती है। मध्य प्रदेश आपको याद होगा, उस वक्त भी अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई हमें 4-5 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने और खासकर कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश मैं नहीं जानता। अगर आप असम को देखें तो 19-20 वहां पर जो आरक्षित सीटें उसके ऊपर हेमंत सोरेन लड़ना चाहते थे चुनाव की, भाई इन सीटों पर तो कम से कम हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। बाकायदा कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचते, कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडरशिप उससे मुलाकात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई हम 5-6 सीटें तो आपको दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं देंगे। आखिरकार हेमंत सोरेन जो है अपने तमाम प्रत्याशी उतारते हैं, और अब जो गठबंधन की कह सकते हैं अपनी पार्टी होती है, उसी के खिलाफ एक तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। अब इन 3-4 राज्यों को देखने के बाद आप अगर वेस्ट बंगाल को देखें तो यहाँ पर भी अगर बीते 30-40 सालों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कोई प्रभाव में नजर नहीं आती है। 15 साल से लगातार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उससे पहले कह सकते हैं बामदल वहां पर सरकार में थे 30-35 साल तक। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो कोई बहुत ज्यादा आशावान नहीं है। बेहतर होता कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती या कोई और रणनीति बनाती, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में जाने से उनको वैसे भी कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। आप देखेंगे कोई भी माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता हुआ नजर नहीं आता है। जो सीधी सीधी लड़ाई है बीजेपी वर्सेज यहाँ पर ममता बनर्जी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी एक कहीं ना कहीं अपने लिए ही नुकसान की चीज होने वाली। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो निकल कर आता है हेमंत सोरेन, अब तक आप देखेंगे झारखंड के लिहाज से कि वहां पर
मिलकर सरकार चल रही है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी है, आरजेडी भी है, जेएमएम भी है और मिलकर सरकार चल रही है। लेकिन क्या अब इन चुनावों के बाद झारखंड का माहौल भी खराब होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या यहाँ से हेमंत सोरेन जो है अलग रुख अपनाते हुए दिखाई पड़ेंगे? सरयू राय जो जेडीयू से अभी इस बार का जो है विधायक है, वो ये बात कह चुके हैं कि चुनावों के बाद हो सकता है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ जाए। तो देखिए, संभावनाओं के जो बादल हैं वो लगातार मंडराते हुए नजर आते हैं और इस बात को लेकर इशारा करते हैं कि क्या जो झारखंड में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, क्या गठबंधन से भी अलग होने वाली है? तो जो रणनीति बन रही कांग्रेस पार्टी की, वो मेरे ख्याल से दूसरों को तो कम लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने का ज्यादा काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, आदिवासी फैक्टर कितना साबित हो सकता है, क्योंकि हमने असम में देखा जहां चाय बागान के जो आदिवासी हैं उनके हक की लड़ाई के लिए खुद हेमंत सोरेन आगे आए। वहां ज्यादातर प्रचार प्रसार किया गया, फोन के जरिए किया गया, शारीरिक रूप से किया गया, लेकिन एक भी मौका हेमंत सोरेन ने नहीं छोड़ा। वहीं पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि 5 से 6% आदिवासी समुदाय का प्रभाव है, लगभग 10 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी फैक्टर हेमंत सोरेन की वजह से जाहिर बात है अगर वो ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करते हैं, इसका मतलब ये कहने की जो 5-6% के आसपास आदिवासी वोट बैंक दिखाई पड़ता है, वो जरूर चाहेंगे कि ममता बनर्जी के पक्ष में पड़ता हुआ दिखाई पड़े। और देखिए, कहते भी कि बूंद बूंद सागर भरता है, घड़ा भरता है। अगर यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है अगर ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं तो जो वोट बैंक है उसके ऊपर फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है कई दफा कि अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग जो है वो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि देखिए, जहां महागठबंधन की बात करते हैं, जहां इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, आखिर क्यों साथ में मिलकर जो है कोई बेहतर रणनीति नहीं बन पाती? क्या कांग्रेस पार्टी 10-20 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती थी? उसको पता है कि भाई ममता बनर्जी टीएमसी का जो होल्ड है बंगाल में बहुत ज्यादा है, तो शायद बेहतर स्थिति निकल के आती। लेकिन आपस में जब तकरार मिलती है, और दिल्ली में आपने देखा कि अगर कांग्रेस पार्टी और अगर आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो शायद बीजेपी सत्ता में नहीं आती। लेकिन जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जाते हैं और जो उनके बड़ी लीडरशिप है, उनको अब चिंतन करने की जरूर है कि जिन राज्यों में उनका जनाधार अभी नजर नहीं आता है, या तो पहले जनाधार बनाए, लेकिन अगर वो नजर नहीं आता तो बेहतर ये होगा कि उनके ही गुट की अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो उनके समर्थन में जाकर अपने लिए माहौल बनाए, साथ में उस पार्टी के लिए माहौल बनाए, तो अपना भी फायदा करेंगे, दूसरों का भी फायदा करेंगे। उसको ऐसे आप समझिए कि जब हम उत्तर प्रदेश की जिक्र करते हैं तो 19 में आई थिंक एक या 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में थी, और अगर 24 का देखेंगे आप आंकड़ा, जहां पर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का सिर्फ बढ़कर 6 हो जाता है। तो जब तक आप इस तरह की गठबंधन नहीं करेंगे, जब तक आप इस तरह से लोगों के साथ में नहीं जाएंगे, कोई बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बंगाल में भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी है, लेकिन आप जरा देखिए कि कोई माहौल उसके पक्ष में नजर नहीं आता। जिस तरह से हेमंत सोरेन ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है अखिलेश यादव ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हुए कुछ दिनों के बाद रैली करते हुए नजर आ जाएं, तेजस्वी आ सकते हैं, और भी तमाम लोग आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अब यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि अगर उनको बड़े भाई के तौर पर चलना है, यानी कि अपने आप को बड़ा दिल का जो दल है वो बनाना है, तो यहाँ पर तमाम जो उनके साथ के दल हैं उनके साथ में एक मजबूत गठबंधन करना पड़ेगा, मजबूत कह सकते हैं कि साथ में अपने उनको लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस तरह से हम असम में देख रहे हैं, जैसा हमने हरियाणा में देखा, जैसा हमने दिल्ली में देखा, जैसा जो है हम अब कह सकते हैं बंगाल में देख रहे हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी का फायदा ना होकर कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इस बीच में क्या भाजपा को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? जैसे कि हमने असम में बात की कि हेमंत सोरेन तो आए लेकिन प्रभाव भी छोड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा गया कि ये नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो है, लेकिन विचार करने के आधार पर सही फैसले नहीं ले पाती है, ना ही गठबंधन में फैसला ले पाती है। आपने कई राज्यों का जिक्र भी कर दिया, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, या फिर बिहार की बात कर लें, तो कई ऐसे फैसले नजर आते हैं जहां मिलकर लड़ाई तो लड़ने की बातें करते हैं, लेकिन सामने जब आते हैं तो गठबंधन में नहीं नजर आते हैं। तो सीधा सीधा भाजपा को भी फायदा होगा। जाहिर बात है कि इंडिया गठबंधन बना वो इसीलिए बना था कि मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ में या तो बाकी दल नहीं आना चाहते, या कांग्रेस पार्टी बाकी दलों के साथ में नहीं जाना चाहती। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आप एक साथ तो हो, लेकिन एक साथ दिखाई नहीं पड़ते। और इसी का आपने सही कहा कि फायदा जो है वो बीजेपी को सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। अगर आप देखेंगे, आंकड़ों की ही बात करें तो हरियाणा में
23-24 हजार वोटों का अंतर सिर्फ रहा, जहां पर बीजेपी पावर में आ गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दिल्ली में आप देखेंगे तो वही 20-25-30 हजार के वोटों का अंतर रहा, जहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई, आम आदमी पार्टी बाहर चली गई। तो अगर जब तक आपस का कह सकते हैं कि जो आपस में जो एक जो आपस का तालमेल होना चाहिए, जब तक वो इस तरह का नहीं बनेगा, आप ये मानकर चलिए नाज़मीन कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा होता रहेगा। अब आप देखेंगे इतनी सारी सीटों पर अगर वोट कटेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। क्या कांग्रेस पार्टी क्या इसके जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचा रही, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को अपनी पोजीशन और अपने आप को अब तय करने की जरूरत है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी राज्य स्तरीय चुनावों में कई जगह पर उनकी जो हालत है बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। उनमें बंगाल भी खासकर एक है जहां पर अपने संगठन को, अपने आप को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। और अगर उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पर जाकर हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो बेहतर ये होगा कि अपनी सहयोगी पार्टी को समर्थन किया जाए या उनके साथ मिलकर कुछ सीट हासिल करके चुनाव वहां पर लड़ा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आदिवासियों की जो पहचान है वो 5 से 6% नजर आती है। इसके साथ साथ आप देखिए कि मुस्लिम के बाद दलित और अल्पसंख्यक भी बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल में डालते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर विपक्ष को फायदा हो सकता था अगर मिलकर साथ आते, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से अलग ही अपनी पहचान के साथ लड़ना चाहती है, लेकिन नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 2011 में ममता बनर्जी आई और तब से लेकर अब तक सत्ता में तो है, और ये कहा जा रहा है उनकी पार्टी के जरिए, उनके जरिए और खुद पश्चिम बंगाल में कि फिर से ममता बनर्जी आने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर इस बार कुछ बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।